नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक विवाहित महिला की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक ऐसी महिला की कहानी जो कि हर वक्त, हर पल यही सोचती हैं कि इनको इनके विवाह से बाहर निकल जाना चाहिए। कैसे ही अपने विवाह से बाहर निकलेंगे, उसके थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं, आइडियाज चलते रहते हैं कि किस बात पे झगड़ा करूं जिससे कि ये विवाह जो है वो समाप्त हो जाए। विशेषकर जब भी ये अपने पति का चेहरा देखते हैं, जब भी इनके पति इनके सामने आते हैं, तो इनको ये लगता है कि अंदर से आवाज आती है कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, मुझे इसको छोड़ देना है। ये बात इनके मन में बार 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 गूंजती है, एको होती है, एको। तो इनसे पूछा गया, भाई इनसे इन्वेस्टिगेट किया गया कि भाई हस्बैंड जो है वो, क्या मतलब आप मारपीट करते हैं, या कई बार क्या होता है कि मारपीट नहीं करते तो वर्बली बहुत अब्यूज करने वाले लोग होते हैं, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कमाते दमाते नहीं है, या कोई धोखा दिया है आपको, कुछ और बोला था कुछ और निकल गया। बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास किया जाता है, तो बात इस प्रकार से सामने आती है कि इनमें से कोई भी बात नहीं। इनफैक्ट जो हस्बैंड है वो बहुत पसंद करते हैं अपनी वाइफ, हर प्रकार से अपनी पत्नी को खुश रखने का प्रयास करते हैं। ओकेजनल कुक भी करते हैं भोजन, है ना, कि भी ये खुश हो जाएं, या कहीं बाहर जाना है, ये सब तो ये सब कुछ वो प्रपोज करते रहते हैं। लेकिन इनका ही उनके साथ बाहर जाने का मन नहीं करता, उनके साथ बैठ करके खाना खाने का मन नहीं करता। उनकी शक्ल देखते ही बस एक चिड़चिड़ापन है जो कि हावी हो जाता है, और उस चिड़चिड़ेपन को जो ये बहन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, कह रहे बस शक्ल देखती हूँ और ये होता है, पहले दिन से ऐसा हो रहा है। अच्छा, बहुत यंग कपल हैं ये दोनों, अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं इन दोनों के विवाह को। तो बहन जानना चाहती थी कि भाई मेरा ऐसा भाव मेरे पति को लेकर के क्यों है, मैं इस मैरिज में क्यों फंस गई हूँ, और क्यों आता है ये समझ में नहीं आता। खैर इनसे और पूछा गया कि भी खाली इनको देख करके आता है, वैसे भी गुस्सा ज्यादा आता है। तो ये कहते हैं कि ना बचपन से एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और एक डिससेटिस्फेक्शन सा फील होता है जीवन के अंदर, जैसे कोई कमी हो, जैसे कोई चीज है जो मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, और जैसे अंदर से आवाज भी आती है कि तू चाह करके भी जैसे जो अचीव करना चाहती है, जो पूरा करना चाहती है, वो पूरा नहीं कर पाई। तो हमने इनसे ये पूछा कि भाई देखो, अगर आपको इतनी ज्यादा ये नेगेटिव अंदर से पुकार आती है और नेगेटिव थॉट्स आते हैं मन में, तो आपके जब हस्बैंड का रिश्ता आया होगा उस टाइम पे भी नेगेटिव थॉट आया होगा कि भाई इसको जो है मेरे को नहीं करना। तो तब आपने क्यों नहीं मना कर दिया, तब आपने विवाह क्यों कर लिया? तो बात इस प्रकार से सामने आई कि जो हस्बैंड है वो एनआरआई हैं, फॉरेन के रहने वाले हैं, वेल सेटल्ड हैं। तो इनके जो घर परिवार वाले हैं, भाई उन्होंने देखा कि भाई लड़का वेल सेटल्ड है, और उनको ये था कि उनकी लड़की तो किसी को भी पसंद नहीं करती, ये तो नकचड़ी सी है ना। तो ये भाई हर किसी को मना ही कर देती है, ये कहती है भी मेरे को शादी करनी ही नहीं है ना। और मतलब मेरे को लड़का पसंद नहीं आता, कह रहे इसके तो कोई नाक पे बैठता ही नहीं है, तो क्या करें? तो उन्होंने थोड़ा ये प्रेशर डाल करके कि भी रिश्ता अच्छा है, तो आप बाहर जाकर के सेटल हो जाओगे, जिंदगी सेटल हो जाएगी आपकी, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी लाइफ, तो आपको विवाह करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से कह रही, तो मुझे बहुत ज्यादा पूछा, एक प्रकार से नहीं गया। मैं तो कह रही हैं कि मैं रिश्तों को मना ही कर देती थी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा ने जो है फिर मेरा विवाह कर दिया, और विवाह कर दिया तो कह रहे हैं मैं फॉरेन आ गई हूँ, मैं यहाँ पे रहती हूँ। कहती हैं कि मेरा दिल नहीं रखता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने बताया नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कह रहे माइग्रेन की समस्या है, बार बार माइग्रेन हो जाता है। और नेगेटिव थॉट में उलझने वाली बात कुछ इस प्रकार की है कि ऐसी चीजें जो कि मान लीजिए किसी से आपकी कोई बात हो गई है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, चीजें जो कि एक रेगुलर इंसान के जीवन में मायने भी नहीं रखती कि भाई ठीक है कह दिया ना, आई गई हो जाती है ना, लोग इतनी ज्यादा परवाह नहीं करते। कह रहे छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हैं मेरे मन मस्तिष्क में बस जाती, फिर वो कह रहे वो भी निकलती नहीं, उसका जो एक जैसे कि ना वही बात मन में चलती रहेगी, नेगेटिव चलती रहेगी चलती रहेगी, दो दो तीन तीन दिन तक छोटी छोटी बातों को जो ये बहन है वो सोचती रहती है। तो ये बहन कहती हैं कि भाई या तो मेरे को ना निजात मिल जाए, मेरे ये जो मेरा नेगेटिव जो मेरा जो बिहेवियर है। और कह रही इतनी ज्यादा मैं नेगेटिव क्यों, शादी से पहले कम थी, शादी के बाद और ज्यादा हो गई हूँ, यहाँ मेरे रिश्तेदार नहीं है, और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। तो ये चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी क्यों रहती है,
बैड थॉट्स आना, बैड ड्रीम्स आना। कह रहे ये सब क्यों होता है? एक तो ये बात ही बहन जानना चाहते थे, इसके पीछे क्या कारण। और फिर कह रहे मैं शादी अगर मेरी हो गई है तो क्यों मुझे ये चीज लगती रहती है कि भाई मुझे मेरे पति को छोड़ देना चाहिए। इसके साथ साथ एक और इशू था इनका, मेजर एक इशू था, वो ये कहते हैं कि जैसे भी बाहर आकर के रहने लगे तो यहाँ पे तो सबको काम करना होता है, तो इन्होंने जो जॉब ज्वाइन करी है वहां पर इनका एक बॉस है, और वो बॉस जो है इनको बहुत ज्यादा परेशान परेशान करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। और ये ऐसा सोच रही है कि भी इनको जो है ना जॉब को छोड़ देना चाहिए। और थोड़ा जैसे बॉस है वो ऑल्सो हिट करने की कोशिश करता है इनको, हिट एज एन कि जैसे फ्लर्ट करते हैं, और ये कह रहे वो है, और उसके अंदर कह रहे जैसे जैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, या जैसे मेरा वैसे भी थोड़ा चिड़चिड़ा नेचर है, तो कह रहे उस चीज को लेकर के ना वो मेरे प्रति ना बड़ा हॉस्टाइल सा है। मतलब मुझे ज्यादा काम दे देगा, मुझे कॉम्प्लिकेटेड शिफ्ट्स दे देगा, और भाई जब प्रमोशन की बात आए या फिर कोई एक्स्ट्रा बोनस या बेनिफिट मिलने की बात आए, तो उस चीज को जैसे वो भाई मेरे तक वो चीज ना आए, मेरे तक आकर के वो सब कुछ रुक जाता है, बाकी सभी एम्प्लॉयज को मिलेगा। तो कह रहे ये जो बॉस है ना मेरा जिंदगी जो है थोड़ी खराब सी कर रखी है, कह रहा है जीना आराम कर रखा है मेरा यहाँ पे। तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं ये जॉब छोड़ ही देती हूँ, मैं कहीं और जाकर के जॉब कर लूंगी। तो थोड़ा ये भी जानना चाहते थे कि ऐसा बॉस क्यों मिला है जो कि इनकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने का इतना ज्यादा प्रयास जो है वो कर रहा है, और क्या उसके साथ कार्मिक अकाउंट्स हैं। और थोड़ा जैसे गाइड आते हैं तो उनसे गाइडेंस लेना चाहते थे कि फिर इनको जो है जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर जॉब रखनी चाहिए, और जो बाकी की भी समस्या है उनका क्या रेमेडी, क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये सब कुछ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे, और अपने पीएलआर के माध्यम से दोस्तों दो अलग अलग जन्म जो है इन्होंने देखे। और तो हम बताएंगे कि क्या जन्म इन्होंने देखा और इनकी जो प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, वो भी जो है इनको पता चला। अच्छा, उसके साथ साथ इनको जो सॉल्यूशन मिला वो हमारे चैनल पे जैसे एक बहन है उन्होंने कई सारे कमेंट्स किए हुए हैं उससे जुड़े हुए, उनका भी कुछ प्रश्न था। कई सारे तो नहीं, एक या दो कमेंट ही किए हुए हैं उन्होंने। तो इस वीडियो के माध्यम से इनका जो केस है उसके माध्यम से वो जो बहन है उनके भी प्रश्न का उत्तर इसके अंदर मिल जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा इसके बारे में आप सभी को भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। यूट्यूब के ऊपर दोस्तों इनके यूजर आईडीज हैं खुशी सोनी -J8JBY, फिर है सोनिया माथुर 8310, नीना कुमारी 4802, कुहू अंडरस्कोर ऑडियो, फिर है एस राठी 5676, फिर हमारे साथ हैं इट्स लाइफ 5516, उजला बानिक 4323, एंड शीतल देश पांडे और किरण बिष्ट 5112। दोस्तों ये कुछ ऐसे भाई बहन हैं, उनके यूट्यूब की यूजर आईडीज हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे दो प्रकार की मेंबरशिप्स अवेलेबल हैं। एक है हीलिंग सर्कल। जो भी भाई बहन हीलिंग सर्कल के अंदर ज्वाइन करते हैं उनको हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करने को मिलता है। जैसे ये हमारे केस स्टडीज हैं, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन से आती हैं जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जो केस स्टडीज हम शेयर करते हैं ये वन ऑन वन में किए हुए सेशंस होते हैं जिसके अंदर हम ज्यादा प्रोब कर पाते हैं। ग्रुप के अंदर जो पीएलआर होता है उसके अंदर प्रोबिंग तो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी इसका जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान जो हीलिंग होती है और जो पूर्व के जीवन के दृश्य, कई सारे दृश्य जो हैं इसके अंदर भी इमर्ज हो पाते हैं, तो आप अनुभव कर पाते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन किस प्रकार का होता है। तो जो भी भाई बहन हीलिंग सर्कल के अंदर ज्वाइन करते हैं उनको महीने में एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने को मिलता है, और जो भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर चैनल के मेंबर बनते हैं उनको हर महीने दो ग्रुप के पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशंस, और उसके साथ साथ चार 3 से 4 अलग अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस। जैसे अभी रिसेंटली आपके डीप फियर रिमूवल का सेशन हमारे चैनल पे हमने कराया था, तो इसी प्रकार के 3 से 4 अलग अलग हिप्नोसिस के माध्यम से किए हुए सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपके अंतर मन में उतर करके
आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो अगर आप हीलिंग सर्कल प्लस में ज्वाइन करेंगे तो 2 ग्रुप पीएलआर्स और 3 से 4 हिप्नोथेरेपी के सेशंस, यानी कि 5 से 6 अलग-अलग सेशंस जो हैं एक्सक्लूसिव, वो आपको जो है अटेंड करने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन होने वाला है वो 21 मई 2026 को कराया जाएगा। आज 16 तारीख है, तो 21 मई 2026 सुबह 8 बजे ग्रुप पीएलआर का सेशन होगा। आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बाय चांस अगर आप मॉर्निंग में 8 AM उस सेशन को अटेंड नहीं भी करेंगे तो भी अगले 12 से 14 घंटे तक वो जो लाइव स्ट्रीम होता है उसको चैनल पर छोड़ा जाता है, ताकि ड्यूरिंग द डे जब भी आपको समय मिले आप उस सेशन को अटेंड कर पाए और उसका आप लाभ उठा पाए। तो जैसे कि हमने कहा, अगर आप चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप पीएलआर अभी हम बात करें दोस्तों, ये इस महीने का सेकेंड ग्रुप पीएलआर है। तो जो हीलिंग सर्कल प्लस वाले मेंबर्स हैं वो इसको अटेंड कर पाए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये फिर अपने पूर्व के जीवन की यात्रा को शुरू करते हैं, जब दृश्य इमर्ज होने लगते हैं तो किस प्रकार के दृश्य सामने इमर्ज होते हैं। सबसे पहले तो ये अपने आप को एक बहन, यानी एक फीमेल की बॉडी के अंदर ही देखते हैं। और जब ये देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जैसे पर्सनैलिटी होती है इंसान की, मतलब जैसे बहुत ज्यादा इंसान सुंदर होता है शारीरिक रूप से, उस प्रकार से जो है ये अपने आप को देखते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, महंगे गहने इन्होंने पहने हुए हैं, थोड़ा शरारा टाइप ड्रेस आती है सामने, जैसे मुस्लिम कन्या होती है, जैसे उनकी जो ड्रेस होती है कुछ इस प्रकार का जो है पहरावा सामने आता है, लेकिन जैसे बहुत बहुत सुंदर हैं। और एक बहुत ही आलीशान महल के अंदर हैं। आसपास बहुत सारी दासियां हैं, है ना, अनारकली टाइप ड्रेस ही पहन रखी है दासियों ने। हाँ, थोड़ा ऐसा वाइब आता है। और जैसे वो हाथ बांध के सर झुका के इनके पास खड़ी हैं और इनके आदेश का जो है इंतजार कर रही हैं कि भी क्या ये आदेश देंगे, जो भी ये बोलेंगे वो करने को तैयार। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ये नाखुश हैं, सब कुछ है इनके पास लेकिन खुशी नहीं है। खुशी क्यों नहीं है, ऐसा पूछा जाता है। तो इनको ऐसा फील होता है कि जो खुशी नहीं है इनकी, वो इनके जो शौहर हैं, जो इनके पति हैं पूर्व के जीवन में, उनकी वजह से इनको जो है वो खुशी नहीं। क्या खुशी नहीं है, क्या कर दिया उसने, जैसे इस जीवन के अंदर भी अपने रिलेशनशिप को लेकर ये काफी नाखुश हैं। अच्छा, इन्होंने ये बताया था कि जैसे पहले जितना डिस्टर्ब रहते थे ना, ये थोड़े चिड़चिड़े तो थे, शादी के बाद और ज्यादा हो गए। तो क्या खुशी जो है वो नहीं है। जब ये बात पूछी जाती है तो उनको अपने सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो आता हुआ नजर आता है। जैसे कोई ये जैसे किसी स्थान पर खड़े हैं, महिलाओं का हरम है और कोई सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से वो नीचे उतर करके आ रहे हैं और अपनी ऐसे दोनों बाहें फैला करके जैसे इनको पुकार रहे हैं कि मेरी बेगम, इस प्रकार से जो है वो कुछ बोल रहे हैं। और ये उनको देख करके उनको झटक भी नहीं सकती, मना भी नहीं कर सकती, लेकिन मन ही मन में जैसे इन्होंने ऐसे अपना चेहरा जैसे घुमा लिया और जो गुस्सा है इनके चेहरे पे, उस गुस्से को ये व्यक्त व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं उसको। गुस्सा आ भी रहा है, रुक भी नहीं रहा, लेकिन वो शायद सुल्तान है या कोई बड़ा जनरल है, यहाँ का तो वो राजा ही है। जो महल है, महल तो उसी व्यक्ति का है ना। और बहुत पावरफुल कोई पर्सनालिटी है। तो उस मुंह फेर लेते हैं। अच्छा, तो क्यों मुंह फेर लिया है? वो इसलिए मुंह फेर लिया है क्योंकि इनके जो पति हैं वो बूढ़े हैं। जैसे इनकी जो आयु है, ये तो 20-22 वर्ष की कन्या नजर आ रहे हैं और पति जो है वो 50 साल का है। और उसके साथ इनका विवाह करा दिया गया और उनको इनको बिल्कुल भी ये चीज जो है वो गवारा नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। और इनको ये है कि भाई ये आ जाते हैं लेकिन डिससेटिस्फेक्शन है। तो धीरे धीरे ऐसी चीजें एक्सप्लोर होती हैं, आगे आगे बढ़ती हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि भाई जो ये हैं
ये खुद किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं। इनके जो माता पिता हैं, वो जो ये जो भी ये मुस्लिम रूलर हैं, उनके महल के अंदर कर्मचारी थे। और जैसे ये महल के अंदर अपने माता पिता से मिलने के लिए आ जाती थी, तो जो ये सुल्तान है, जो मुस्लिम राजा हैं, उनकी नजर इन पे पड़ी और उनको ये बहुत ज्यादा भा गई, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद आ गई। तो उन्होंने जो है इनको पहले तो इन्हीं को अप्रोच किया महल के अंदर रोक करके कि भी वो इनको पसंद करते हैं, इनसे निकाह करना चाहते हैं। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया, तो सुल्तान ने सीधा जो है इनके जो मतलब मम्मी पापा है, उनको बुलाया और उनको कहा कि ऐसे ऐसे हमारे को तुम्हारी लड़की जो है वो पसंद है। और तो अब वो सुल्तान और ये लोग सुल्तान के कर्मचारी तो कहाँ सुल्तान को मना कर सकते थे। बाकी एक जैसे ये होता है ना कि दोस्तों, जब जीवन इस प्रकार का होता है ना कि बड़ी मुश्किल से इंसान का गुजारा हो रहा होता है, तो किसी पावरफुल इंसान से अगर रिश्ता हो रहा होता है, तो लोग जो है खुशी खुशी उस चीज को करते हैं, क्योंकि उससे उनको पता होता है कि उनकी अपनी पोजीशन भी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ऐसे ही किसी कारण की वजह से, ऐसी एक सोच की वजह से, जो भी इनके माता पिता होते हैं पूर्व के जीवन में, वो इस रिश्ते के लिए एकदम से हाँ बोल देते हैं। और अपेरेंटली ऐसा दिखाई देता है कि इस जीवन के जो इनके माता पिता हैं, वही पूर्व के जीवन के अंदर इनके माता पिता थे, जब ये ऐसे मतलब रानी बन गई थी। और जो सुल्तान है, जो इनके पूर्व के जीवन में पति थे, वो ही इनके इस जीवन के पति हैं। हालांकि इस जीवन के अंदर ये लोग हम उम्र हैं, है ना, 1-2 साल का ही फर्क है इन दोनों के बीच में। पूर्व के जीवन में लगभग 28 से 30 वर्ष का इन लोगों की जो आयु है उसके अंदर फासला था, उसके अंदर फर्क था। और मतलब जैसे एक विवाह से जो एक शारीरिक सुख भी जैसे इंसान एक्सपेक्ट करता है, तो क्योंकि इनका एज गैप बहुत ज्यादा था, तो उसमें क्या होता है कि जो ड्राइव्स होती है इंसान की, उसमें भी बड़ा फर्क होता है ना। है ना, आपकी जो 50 वर्ष की आयु है उसमें शरीर ढल चुका है या ढलने की तरफ है ना। और एक 22 साल का जो बच्चा है, 22-23 साल का जो बच्चा है, वो अभी अपने प्राइम में है। 18-19 साल में आपका प्राइम शुरू हो जाता है, जिसमें जो एनर्जी है बहुत ज्यादा ऊर्ध्वगामी होती है ना। और 35 वर्ष की आयु तक तो प्राइम रहता है इंसान का, तो ये अपने प्राइम में है। और उसका प्राइम गए हुए, प्राइम खत्म हुए भी 15 वर्ष जो है वो हो चुके हैं। तो ये इस बात से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है कि जो हस्बैंड है वो इनको मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और इनको यही लगता रहता है कि इसका ऐशो आराम का मैं क्या करूं, जब मैं जो है मैं सुख को नहीं भोग पा रही। और ये अपनी उम्र के एक जो व्यक्ति हैं, उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन अपनी उम्र का कोई व्यक्ति जो है वो मतलब विवाह नहीं कर पाए। तो ऑल इन ऑल जो है, ये फ्रस्ट्रेशन निकल करके सामने आता है इस जीवन के अंदर, कि क्योंकि पूर्व के जीवन में इनके पति और इनके बीच में एज का इतना ज्यादा गैप था, इसकी वजह से अपने पिछले जीवन में ये पूरा टाइम, जब तक इनके पति मर नहीं गए, तब तक ये सिर्फ यही सोचती थी कि इनको जो है भाई ये कैसे शादी के अंदर फंस गई हैं। तो इनके पति और इनके बीच में आज वो एज गैप नहीं है, लेकिन जब ये इनको देखती हैं तो वही पूर्व के जीवन की स्मृतियां, कि कैसे इनका विवाह एक बूढ़े इंसान के साथ कर दिया गया था, और कैसे इस चीज से इनको हमेशा नफरत रही, ये चिढ़ती रही, वो चीज दोबारा इमर्ज हो जाती है। जिसकी वजह से अपने पति के बारे में इनके थॉट्स चलते रहते हैं, बार बार ये अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोच। फिर इनसे पूछा जाता है कि भाई फिर कैसा रहा रिश्ता, थोड़ा आगे जाओ। तो ऐसा दिखाई देता है कि भाई इनके विवाह के 10-12 वर्ष तक तो इनके जो हस्बैंड है वो जीवित थे। उसके बाद कुछ हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और पति की मृत्यु हो जाने के बाद जो महल होता है, उसके अंदर इन्हीं लोगों का एक जनरल होता है, इनके पति के जो अंडर आता है, जो कि एक प्रकार से जैसे कि वो तख्त पे काबिज हो जाता है। और उसका इंटेंट ये होता है, वो इनके ऊपर मोहित होता है, वो भी इनकी जो ब्यूटी है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो वो फिर जो है इनसे निकाह करना चाहता है। लेकिन कोई इनकी जो रॉयल मर्यादाएं होती हैं, उसकी वजह से वो इनसे विवाह नहीं कर पाता। लेकिन इनको वो बहुत ज्यादा तंग करता है इन पूर्व के जीवन के अंदर, मतलब इनके साथ इन्वॉल्व होने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। अब इनके साथ ऐसा था कि पीछे से तो इनका रॉयल बैकग्राउंड था नहीं, इनके माता पिता जो है वो एम्प्लॉइज थे, बाद में भी एम्प्लॉइज थे, उसी महल के अंदर काम करते थे। तो इनका कुछ ऐसा था कि भाई ये चाह करके भी जो जनरल था उसके हरासमेंट से बच नहीं पाते थे। यानी कि जैसे वो अगर अप्रोच करेगा तो उसको एकदम करारा जवाब नहीं दे सकते, उसको तमाचा नहीं मार सकते, उसको भगा नहीं सकते, या
छोड़ करके अपने मायके चली जाऊं रहने के लिए, ये सब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पीछे से जो बैकग्राउंड है वो उतने अमीर नहीं थे। तो ये जो जनरल इनको परेशान करता था उसको इन्होंने देखा कि इनके अभी के जीवन का जो ऑफिस में बॉस है, जो कि इनको हर चीज से जैसे वंचित रख रहा है ऑफिस के अंदर, थोड़ा इनको तंग कर रहा है, वो जो व्यक्ति है वो ही जो है ये पूर्व के जीवन में जनरल है, जो कि इनको प्राप्त करना चाहता था। इस जीवन के अंदर भी उसकी यही इच्छा है कि वो इनको प्राप्त करना चाहता है ना? लेकिन क्योंकि वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा, तो वो दूसरी तरह से इनको परेशान कर रहा है, जिससे कि भई अपने आप को सबमिसिव हो जाएँ और उनके सामने जैसे सबमिट कर। तो ऑल इन ऑल जो पूर्व के जीवन के अंदर हुआ, पूर्व के जीवन की जो भावनाएँ हैं, वो इनके इस जीवन में चाहे इनकी भावना हो, वो इमर्ज हो रही है। इनके पति को भी देखा जाए तो पूर्व के जीवन में ऐज का गैप था, लेकिन वो इनको परेशान नहीं करते थे। तो इस जीवन के अंदर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं, कि उनकी वजह से जो भी इनको डिससैटिस्फैक्शन रहा पास्ट लाइफ के अंदर, उस गैप को वो फिल कर पाएँ इस लाइफ के अंदर। लेकिन इनका पूर्व के जीवन का जो पैटर्न है वो इमर्ज है। फिर इनका जो बॉस है उसका भी पूर्व के जीवन का पैटर्न है वो इमर्ज। तो दोस्तों, इनको ये सब समझ में आ जाता है कि ये पति ऐसा क्यों है और वो ऐसे क्यों है। और इसके बाद जो है जैसे इनके जो स्पिरिट गाइड है उनसे कनेक्शन बनाया जाता है। स्पिरिट गाइड से जानने का प्रयास किया जाता है कि भई तो मुझे क्या करना चाहिए? और पहले तो ये पूछा जाता है कि भई फिर क्या करूँ? क्या ये नौकरी छोड़ दूँ? तो गाइड से ये गाइडेंस आता है कि देखिए आप अपनी तरफ से अपना जो आप काम करते हो वो करते रहो। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आप लोगों के जीवन में आएगी कि ये जो बॉस है ये खुद इस कंपनी को छोड़ करके चला जाए। तो ये इस बात को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं यहाँ पे कि भई ठीक है, मेरे पूर्व के जीवन के अंदर ये था, और अगर मैं इतनी ज़्यादा डिससैटिस्फाइड थी अपनी मैरिज से, तो दोबारा से वही पति मुझे क्यों मिल गया है ना? दोबारा से क्यों आ गया वो इस लाइफ के अंदर? ठीक है जी? जिसकी वजह से वो डिससैटिस्फैक्शन का फ़ील जो है मेरे अंदर रही। तो उसके अंदर एक चीज़ आई कि भई जो पति है वो तो पूरा प्रेम करता ही था, और वो जो है जो भी उसकी वजह से जो आपके जीवन में डिससैटिस्फैक्शन था उसको फुलफिल करना चाहता था। तो सामने वाली जो आत्माएँ हैं, वो दोनों आपके जीवन में आना चाहती थी, चाहे वो जनरल हो, जो बॉस है, या आपके पति हो, वो आना चाहते थे, इसलिए आप इनके जीवन के अंदर हो। तो भई ये समझने का प्रयास किया जाता है कि भई फिर तो हमारी तो कोई मर्ज़ी नहीं हुई ना, मतलब कोई भी रैंडम इंसान या कोई भी थर्ड पर्सन अगर ऐसा विश कर ले कि वो हमारी लाइफ़ में आ जाए या वो हमारा पति बन जाए, तो अगले जीवन में हमारे को उसका पति बनना पड़ेगा या पत्नी बनने पड़ेगा क्या? तो ये तो ब गलत बात है। तो ऐसे ये बात आती है सामने कि भई ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके अपने कुछ ऐसे कर्म होते हैं और कई सारी ऐसी एनर्जीज बीच में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि आपको उन संबंधों की तरफ लेकर के जाती हैं, उन रिश्तों की तरफ लेकर के जाती हैं जो कि आपको दुख देने वाले। तो यहाँ पर फिर प्रश्न इमर्ज हुआ कि भाई वो कौन सी एनर्जीज हैं जो कि ऐसा करने का प्रयास कर रही हैं। तो इनके सामने ये बात रिवील की जाती है कि देखिए, एक बहुत जब आप कम उम्र के थे उस टाइम पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया गया था, और ब्लैक मैजिक के माध्यम से बहुत सारी इविल स्पिरिट्स जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर, बिल्कुल छोटी उम्र से आपको चिड़चिड़ापन नहीं था, लेकिन जब टीन एज आई तो उस टाइम पे जो है ये चिड़चिड़ापन वाली कहानी और स्ट्रेस्ड आउट रहना और गुस्सा करना ये सब शुरू हुआ। तो इन्हीं के जीवन में इनके जो मायके है वहां पर एक पड़ोसन थी जिन्होंने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था। और जब वो ब्लैक मैजिक करवाया तो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी इविल स्पिरिट्स को इनके ऊपर छोड़ा गया था, और वो सारी इविल स्पिरिट्स इनके साथ हैं, वो इनको मैनिपुलेट करती हैं, इनको तंग करती हैं, इनको बुरे दृश्य बुरे सपने इनको आते हैं, इनको डराने का प्रयास करती हैं। ये अपने जीवन में तरक्की ना करे, इसकी वजह इसके लिए हर किसी व्यक्ति से इनका रिलेशनशिप जो है उसको खराब कराने का ये जो स्पिरिट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रयास करती हैं। इस प्रकार से जो है चीज सामने है। तो फिर ये बात पूछी गई कि भाई अब ये सब आई हैं, तो ये सब क्यों आई हैं भाई? भाई ऐसे मेरे पे कैसे ब्लैक मैजिक हो गया भाई? ये जो है, अच्छा फिर ये इस प्रश्न से भी जुड़ा हुआ था जो इनका प्रश्न था ही, कि भाई मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हूँ, या क्यों मेरे को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों नेगेटिव चीजों को मैं पकड़ करके बैठी रहती हूँ।
तो उसका कारण सामने आया कि आपके ऊपर इविल स्पिरिट्स का प्रभाव है, आपके साथ ब्लैक मैजिक किया गया है ना, ब्लैक मैजिक का प्रभाव है आपके ऊपर। तो ये ब्लैक मैजिक क्यों हुआ, क्यों मेरे साथ ये परिस्थिति इनके जीवन के अंदर आई, जब इसको जानने का प्रयास किया तो एक दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर जो इनका गाइड है, उन्होंने एक दूसरे पूर्व के जीवन के दृश्य जो हैं उनको इमर्ज करना शुरू कर दिए। अब आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो इनके हस्बैंड के साथ पास्ट लाइफ देखा गया था, वो पिछले जीवन से पीछे के जीवन का पास्ट लाइफ, ठीक है। और ये जो अब जो पास्ट लाइफ की हम बात करेंगे, वो इमीडिएट मतलब एक जो पास्ट लाइफ है वो इनका रहा है, और उसके बाद ये दोबारा से उन रिश्तों में फंस गए जिनको ये नापसंद करते थे। तो अब आपको हम बताते हैं कि जो दूसरे पास्ट लाइफ के अंदर ये जाते हैं तो फिर उसके अंदर क्या दृश्य जो हैं इनके सामने इमर्ज होते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि जब ये अपने दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर जाते हैं या दूसरे पूर्व के जीवन के दृश्य जो इमर्ज होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसके अंदर ये इस बार अपने आप को एक महिला ना देख करके एक पुरुष के रूप में देखते हैं, और जो पुरुष है वो भारतीय नहीं है, वो अंग्रेज है, और एक अंग्रेजी अफसर है जो कि बहुत ज्यादा क्रूर है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। और अपना गुस्सा वो उसी दृश्य में दिखाई देता है कि गरीबों के ऊपर जैसे वो अपना गुस्सा उतार रहा है, भारतीयों पे उतार रहा है, बहुत बेरहमी से जो लोग हैं उनको पीट रहा है क्योंकि उसको अपना कुछ काम करवाना है। अच्छा दोस्तों, जितने भी हमने ये अंग्रेजों वाले देखे ना, विशेषकर अंग्रेजों का दिखाई देता है कि हंटर से जो है लोगों को ये पीटते हैं, चाबुक जिसको बोलते हैं। और वैसा ही दिखाई देता है कि गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, उनके पीठ पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उनको रेंगने पे मजबूर किया जा रहा है कि यू हैव टू क्रॉल, और पीछे से पूरी तरह से जो है ये कोड़े बरसा रहे। तो पूछते हैं इनसे कि भाई किस चीज के लिए कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तो ये है कि इनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन सा है काम को लेकर। काम जिस प्रकार से ये चाहते हैं कि काम हो, जिस प्रकार से चाहते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था हो, उस प्रकार से हो नहीं रही है। ये अनपढ़ गवार लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता है, और इनको अकल दिलानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जानवर हैं, और ये जो मार इनके साथ इनको पड़ रही है ना, इसी से इनको अकल आएगी, इससे इनको पता लगेगा कि कैसे काम किया जाए। तो काम को लेकर के इनको बहुत ज्यादा कुछ डिससेटिस्फेक्शन है, जिसकी वजह से ये बहुत बहुत बुरी तरह से लोगों को मारते हैं। एक विशेष स्थान है जहां पर ये पोस्टेड हैं, और ये जो लोग इनको अभी दिखाई दे रहे थे जो रेंग रहे हैं, कुछ ऐसा सेटअप है कि वो इनके लिए काम करते हैं, मतलब कि जैसे एम्प्लॉइज हैं, लेकिन एम्प्लॉइज कम बंधुआ मजदूर ज्यादा नजर आ रहे थे। और इनके हिसाब से अगर थोड़ा सा भी काम नहीं होता है तो बहुत ज्यादा ये लोगों को मारते हैं, मार मार के चमड़ी को उधेड़ देते हैं। एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड पर्सनालिटी, जिसको अपना गुस्सा दूसरों पे उतारना है, इस प्रकार की पर्सनालिटी जो है वो सामने। अब यहां पर दोस्तों ये चीज रिवील हो जाती है। एक जैसे एक कोई व्यक्ति होता है जिसको ये बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं, घुटनों के बल वो जैसे सामने बैठा है ना, उठ करके इनके सामने बैठा माफी मांग रहा है, तो भी जैसे सामने से हंटर पड़ा तो वही जो उसने हाथ जोड़े हुए हैं उस पर और उसके गाल पर हंटर पड़ा, है ना, इस प्रकार का। तो एक व्यक्ति जैसे इमर्ज होता है तो उसको देखते हैं तो वो वही पड़ोसन के रूप में नजर आती है। कोई गरीब व्यक्ति, जिस 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 पड़ोसन ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था, जो कि पहले इनकी गाइड ने बता दिया था। और जिस पड़ोसन ने ब्लैक मैजिक करवाया था इनके ऊपर, उनको इनकी शक्ल पसंद नहीं थी, है ना। और शायद पूर्व के जीवन के अंदर सबसे ज्यादा टॉर्चर हुआ जो व्यक्ति है वो और कोई नहीं है, वो वही वाला लड़का था जिसको मारते थे। शायद सबसे लंबे समय तक जो है वो इनके लिए काम करता था, और पूरे जीवन भर वो जो है वो अत्याचार सहता रहा। ये बात समझ में आती है कि जिन भी लोगों के ऊपर ये अत्याचार करते थे वो सब इनसे बदला लेना चाहते थे, प्रतिकार करना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों का शासन था, गरीब लोग थे, रोटी का ठिकाना नहीं था, ये पता नहीं था कि अगर सुबह काम नहीं किया तो शाम को रोटी कैसे मिलेगी। तो प्रतिकार तो उन्होंने क्या करना था या क्या वो कर लेते।
बहुत ज्यादा मुसीबतें थी उनकी, लेकिन मन में बहुत इच्छा थी कि हम जो है इसको खदेड़ें, हम इसको बताएं कि तकलीफ क्या होती है, जो तकलीफ हमारे को ये देता है वो तकलीफ जो इनको मिलनी चाहिए। और इस प्रकार से बात समझ में आती है कि ब्लैक मैजिक कराने वाली महिला पूर्व के जीवन में वो इनकी बंधुआ मजदूर थी, जिनको इन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक गुलाम बना करके रखा, मारा पीटा। और दूसरी जो प्रेत आत्मा इनके ऊपर हावी हैं, ब्लैक मैजिक के माध्यम से जो आई हैं, वो भी इन्हीं के पास काम करने वाले कर्मचारी, जो कभी कहीं पिट रहा है, कभी कोई कहीं पिट रहा है, किसी का मुंह तोड़ दे रहे हैं घूसा मार, है ना, किसी को कुछ समझाना है तो उसके पीछे जैसे लात मार दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं ये महिलाएं हैं पूर्व के जीवन में जो पोछा मार रही हैं, लेकिन घबरा रही हैं बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि जो हंटर हैं वो केवल पुरुषों पे नहीं बरसते हैं, वो महिलाओं पे भी बरसते हैं। तो जितने लोग इनके लिए काम किया करते थे इनके पूर्व के जीवन के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, उन्हीं में से वो आत्माएं हैं जो कि मुक्त नहीं हुई, वो अपना बदला इनसे लेना चाहते थे। और क्या होता है दोस्तों कि जैसे जिस लेडी ने ब्लैक मैजिक करवाया और ब्लैक मैजिक के माध्यम से जो प्रेत आत्माएं आई, तो वो लोग साथ में काम करते थे, उनके आपस में भी कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जैसे भाई इन्होंने जन्म ले लिया लेकिन वो इन्हीं के पास बंधे हुए हैं जैसे, है ना, तो वो करवाया। तो ऐसा सामने आया कि बचपन से ही जब से ब्लैक मैजिक हुआ है, ये वही वाली सारी सोल्स हैं जिनको ये परेशान करते थे, जो कि इनको परेशान कर रही। सेशन करने के दौरान जो थेरेपिस्ट हैं, उनको भी बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, क्योंकि ये जो सोल्स है वो नहीं चाहती थी कि ये बात पता लगे कि वो सब इसके साथ हैं और वो सब इसको जो है दुख दे रही हैं, जो इनको चिड़चिड़ा बना रखा है, गंदे स्वभाव का बना रखा है, जिससे कि इनके किसी से रिश्ते अच्छे ना हो, ये खुद भी पेन में रहें, वो यही सब सोल्स कराती हैं। इनके रिश्ते खराब रहेंगे तो दूसरे लोग भी फिर जो है इनको। अब दोस्तों ये तो देखो सीधी सीधी बात यहां पर समझ में आती है ना, कि भाई इन्होंने हंटर बरसाए, ब्रिटिश ऑफिसर थे, गरीबों को हिंदुस्तान में तंग किया, तो भाई वो आत्मा इनको तंग कर रही है ना, कितना सिंपल लगता है। इसके अंदर एक हिडन डिटेल है। जब ये केस स्टडी को हम रिव्यू कर रहे थे कि हमारे को इसको पोस्ट करना है ऑनलाइन, हम इसके केस स्टडी समझ रहे थे, तो हमारे को एक बात जैसे हमारे को टच कराई भोलेनाथ ने, वो ये है कि एज अ ब्रिटिश ऑफिसर ये एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान थे, और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन उन लोगों पे निकालते थे जो कि इनसे ज्यादा कमजोर थे। तो ये फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रहा था दोस्तों? हो ना हो, इनके पूर्व के जीवन के अंदर जो ये अपने पति के साथ फंस गए थे, पति 30 साल बड़ा था ना उम्र में, इनको शादी नहीं करनी थी, उसका जो फ्रस्ट्रेशन इन्होंने अपने पूर्व के पूरे जीवन के अंदर जो इकट्ठा किया था, और वो फिर जो जनरल हरास करता था उसका जो फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं इनके अगले जन्म के अंदर जब ये खुद मेल बॉडी के अंदर आए, एक पावरफुल पोजीशन के अंदर आए, वो फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर एग्जिस्ट करता था, और उस फ्रस्ट्रेशन को ये निकालते थे उन लोगों के ऊपर जो कि इनसे कमजोर थे, जो कि गरीब थे। और आज फिर जो परिस्थिति इनके जीवन के अंदर बन रही है, वो सोल्स बन करके तंग कर रहे हैं, बच्चा नहीं हुआ है अभी, है ना, और पति पत्नी के बीच में कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो कुछ तो पूर्व के जीवन की स्मृतियां हैं जो कॉम्प्लिकेशंस है, बाकी इन सब इवल स्पिरिट्स का वो क्रिएट किया हुआ है। तो यहां पर ये वाली बात हमने विशेषकर क्यों बोली कि अभी पिछले जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन इन्होंने निकाला, वो और पीछे के जन्म में इनके साथ गलत हुआ था, वो इनके अंदर भर गया। दोस्तों इस प्रकार की परिस्थितियां ना हमारे जीवन के अंदर भी आती हैं। जब बहुत बार क्या होता है, हमारे काम को लेकर के हम बहुत ज्यादा परेशान है, ऑफिस गए भी, ऑफिस के अंदर बात हो गई, हमारे को बातें सुना दी हमारे बॉस ने, या हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, हम लोग घर आते हैं, वो गुस्सा जो है अपने परिवार के ऊपर हम निकालते हैं। या वो गुस्सा, हम घर आ रहे हैं तो रास्ते में ऑटो किया, तो ऑटो वाले भैया के ऊपर वो वाला गुस्सा हम निकाल देंगे, या रिक्शा किया तो रिक्शे वाले के ऊपर गुस्सा निकाल देंगे, सबसे रूड बात करेंगे। एक पैटर्न होता है दोस्तों, जिसके अंदर, जो कि एक बहुत ही ऐसी एक्चुअली ना माया का लूप है ये, कि अगर मेरे साथ गलत हुआ है ना भाई, मेरे साथ गलत हुआ ना, तो दूसरों के साथ भी गलत होना चाहिए। या अगर मेरे साथ गलत होता है
और मेरे साथ गलत होने करने वाले व्यक्ति को कोई सजा नहीं मिलती, तो मैं भी दूसरों के साथ गलत करूंगा। जब उनको नहीं मिलती तो मेरे को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारे को ये बात बहुत ज्यादा जो है समझने की आवश्यकता है प्यारे भाई और बहन, कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी दूसरे के साथ गलत करते हो, सिर्फ मनुष्य आत्मा के साथ नहीं, किसी भी जीव जंतु के साथ अगर हम कुछ गलत करते हैं, प्रकृति के साथ हम गलत करते हैं, उनका अपमान करते हैं, किसी प्रकार की गद्दारी करते हैं, अमानत में खयानत करते हैं, बहुत बार क्या होता है, पावरफुल पोजीशंस होती हैं, तो हम इस प्रकार का जीवन निर्वाह करते हैं कि हमारे को लगता है कि भाई थोड़ा सा ही तो हम खा रहे हैं लेकर के, लेकिन वो दूसरों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होता है, दूसरों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही होती है हमारी हद। हम रियलाइज नहीं करते इस चीज को उस टाइम पे। लेकिन अगर हमने कोई गलत काम किया है, यानी ऐसा कुछ किया है जिससे दूसरी कोई आत्मा, दूसरा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जीव, कोई जंतु, ठीक है, प्रकृति का कोई तत्व दुखी होता है, तो वो दुख घूम फिर करके अपना जो रास्ता है हमारे जीवन के अंदर बना ही लेता है। तो आज अगर आपको कोई दुख दे रहा है, तो हम ये नहीं कहते कि आपको दुख लेना है कि भाई आपका पाप ही होएगा। नहीं, आप योग सीखिए। योग के माध्यम से हम समझते हैं इस चीज को कि हमारे को दुख देने वाले वो लोग हमारे जीवन में आते हैं। हमने कुछ गलत किया होता है उनके साथ, तो योग के माध्यम से उनसे अपना हिसाब किताब खत्म करो। और किसी एक व्यक्ति ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, उसका फ्रस्ट्रेशन किसी दूसरे व्यक्ति पे नहीं निकालना चाहिए। जिसने आपके साथ गलत किया है उस पर तो वापस कर्मा पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो जो गुस्सा आप दूसरों पे निकाल रहे हो या दूसरों के साथ आप बुरा कर रहे हो, है ना, तो वो फिर घूम फिर करके आपका बहुत बड़ा पाप बना देता है। और पाप जो है वो पीछा नहीं छोड़ता, फिर उसके लिए प्रायश्चित इंसान को करना ही पड़ता है। लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती होती है। क्या बोलते हैं, वो देर है, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारा भाग्य हमारे साथ होता है। हमने कुछ गलत किया तो उसी समय जब उसका परिणाम हमारे को मिलने वाला होता है तो हमारा भाग्य हमारे को बचा लेता है। लेकिन जब तक कर्मा और उसकी जो एनर्जी है वो अनरिजॉल्व रहती है, वो सेटल नहीं होती है, तब तक किसी ना किसी रूप में वही किरदार, वही स्थान, वही एनर्जीज घूम फिर करके हमारे जीवन में आती रहती है। तो हमें ये प्रण लेना है कि अगर एक स्थान पे मेरे जीवन के अंदर परिस्थिति कठिन है, मेरे साथ गलत हो रहा है, तो मैं उसका तो निवारण करूंगा या उसका तो मैं निवारण करूंगी, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, है ना, उसको मैं आधार बना करके दूसरे के साथ गलत नहीं करता। अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई कि भाई वो अंग्रेज ऑफिसर है, उसको पता थोड़ी था कि वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है ना। हाँ, उसको नहीं पता था कि वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अगर आज आपके जीवन के अंदर आपको लगता है कि भी मेरे जीवन में कुछ कमी है, मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कुछ गोल है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो इस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में ये फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालते हैं। बच्चों का जो बचपन है उसको खराब कर देते हैं अपने स्ट्रेस एंजाइटी के चक्कर में, है ना। उनके साथ गलत कर देते हैं, उनके साथ अपना पुराना कुछ होता है, लेकिन फर्दर भी और कार्मिक अकाउंट हमारा है ना? और अगर हमारा पुराना कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट भी है ना दोस्तों, तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो उसको समझने के लिए होता है कि भाई कार्मिक अकाउंट था, ताकि हम भूल सकें। लेकिन इसको कभी भी एक जस्टिफिकेशन के रूप में अपने लाइफ में यूज हमारे को नहीं करना, कि अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हो तो हम ये सोचेंगे हमारा कार्मिक अकाउंट होगा तभी तो मैं गलत करता हूँ उसके साथ। नहीं, अपने आप को इस कुचक्र से जो है हमारे को बाहर निकालना है। इसी संकल्प के साथ हमारे को जीवन के अंदर हमारे को आगे बढ़ना है। तो ऐसा दिखाई दिया था कि ये जो अंग्रेज ऑफिसर बन करके इन्होंने फिर जिन लोगों पे अत्याचार किए, वो आज प्रेत आत्माएं बन करके इनके जीवन के अंदर हैं। और उन प्रेत आत्माओं ने भी इस प्रकार की परिस्थिति इनके जीवन के अंदर उत्पन्न करी कि ये उन्हीं आत्माओं के साथ वापस संबंध में चले जाएं जिनके साथ ये संबंध में नहीं रहना चाहते थे। जिनका भरा हुआ फ्रस्ट्रेशन इन्होंने प्रेत आत्माओं पे निकाला, तो उसी फ्रस्ट्रेशन वाली सोल्स के पास ये प्रेत आत्माएं जो है इनको ले गई हैं। यानी कि इनके पति के साथ इनका विवाह कराने में और वो जो मैनेजर है उसको इनके जीवन के अंदर लाने में भी इन प्रेत आत्माओं का हाथ कहीं ना कहीं। अब इनको क्या करना चाहिए, क्या रेमेडीज आई? एक तो परमात्मा शिव को महाकाल के रूप में याद करना है, इनकी साधना करनी है। और साधना की विधि इस प्रकार की आई कि ये जो आत्माएं हैं इनसे क्षमा मांगनी है और इनको
मुक्त कराना है। आत्माएं बहुत सारी हैं। इसकी वजह से इनको ये रिकमेंडेशन आया कि जो सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनके जो पर्चे हैं, पर्चे छपवा करके इनको रात को जब ये सोते हैं, उनको अपने जो सिराना है उसके नीचे इनको रखने की आवश्यकता है। कुछ और पुस्तकें वगैरह हैं, ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान लें और उनसे क्या शक्ति प्राप्त हो सकती है, कौन सी परिस्थिति में क्या योग करना है, इसको सीख करके जो आत्माएं हैं उनका अलग अलग स्तर पे जो जो इन्होंने उनसे सीखा है, सुख छीना है, उनको तकलीफ बहुत दी है, उनके शरीरों को खराब किया हंटर मार करके, तो कई सारे प्रकार के योग इनको करने की आवश्यकता होगी। तो ये जब समझेंगे कि कौन से स्वरूप से क्या शक्ति मिलती है, कैसे, तभी वो योग कर पाएंगे। तो इसीलिए इनके पास इनको पुस्तक इनके पास होनी चाहिए। तो उस चीज के लिए भी इनको ये आया कि एक पुस्तक है उसको पढ़ो। अभी ये तो फॉरेन में रहते हैं ना, तो इनको ये आया कि भाई आप मंगवा, फिजिकली तो जैसे नहीं सकते, लेकिन सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी को खुद प्रिंट करा लो, है ना। तो ये आया और योग करके फिर इनको, तो जो पुस्तक है, पुस्तक में ज्ञान है कि साधना करनी कैसे है, ठीक है। जो पर्चे हैं उसके अंदर सभी ज्योतिर्लिंगों की स्मृतियां हैं, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगी और उनकी जो साधना ये करना चाहते हैं उस इच्छा को प्रबल करने में इनका सहयोग करेंगे। और असली जो मुक्ति है, फिर जब ये बाबा को महाकाल के रूप में याद करेंगे, उससे आत्माओं की जो है मुक्ति होगी। अब एक कमेंट हमारे पास पीछे आया हुआ था प्यारे भाई और बहनों, वो ये था कि ज्योतिर्लिंग का जो पर्चा है भैया आपने बोला था, और उसको मैंने प्रिंट करा करके जब अपने सिराने के नीचे रखा या मंगा करके जब अपने सिराने के नीचे रखा तो मुझे बुरे सपने आने लग गए। देखिए, जिन लोगों को पहले से बुरे सपने आ रहे होते हैं उनके थोड़े आने कम हो जाते हैं, धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, परिस्थिति ठीक हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बुरे सपने नहीं आते थे, लेकिन जैसे आपने पर्चा रखा तो आने लगते हैं। बट दूसरी बातों पे अगर आप गौर करेंगे, जिनको इस प्रकार की समस्या आ रही है कि पर्चा रखा तो फिर बुरे सपने आ रहे हैं, आप अपने थोड़ा सा, हमने हमें पता तो नहीं है वो बहन की जीवन में क्या क्या होता है, लेकिन हम कुछ पैटर्न बता देते हैं और हम बोलते हैं देखो वही पैटर्न निकल करके आएंगे। जब आप सोते थे तो सुबह जब आप उठते थे आपको फ्रेश फील नहीं होता था, आप थके हुए ही फील करते थे। पर्चा आपने इसलिए रखा क्योंकि लाइफ के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो जल्दी से हम इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। पर्चा रखने से बुरे सपने आने लगे ये कोई नई समस्या नहीं है। दरअसल जब आप सोते हैं, जिन लोगों के साथ प्रेत बाधा होती है उनके साथ बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो रात को आकर के आपको, आपकी एनर्जी को सक करते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ये आत्माएं गुप्त होती हैं, छुप के अपना काम कर रही होती हैं। तो आपने पर्चा रखा, उससे जीवन डिस्टर्ब हो गया ऐसा नहीं है, जीवन डिस्टर्ब है, लेकिन जब आपने पर्चा रखा तो जो ये आत्माएं छुप करके आपकी शक्तियां चूस लेती थी ना, पर्चे की जो एनर्जी है, या पर्चा मतलब ज्योतिर्लिंगों की जो एनर्जी है, वो उनको फेंड ऑफ करने की, दूर भगाती है उनको। तो ये जो आत्माएं हैं जो चुपके से ये जो, वो जो पाइप लगा करके करके आपका पूरा जो पूरी प्राण ऊर्जा आपकी खींच रहे थे, अब वो आत्माएं वो नहीं कर पाती हैं। तो उन आत्माओं को पूरा सामने आकर के वो चीज करनी, जैसे जब एनर्जी वैम्पायर्स आपकी शक्ति खींचते हैं ना, एक होता है कि आपको कामुक और विकारी सपने आते हैं, लस्टफुल ड्रीम्स आते हैं, इस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ। या सपने नहीं भी आते तो सुबह सरदर्द होता है जब आप उठते, ऐसा लगता है कि शक्ति चुसी हुई है, कुछ बचा नहीं है आपके अंदर। तो कहने का भाव ये है कि वो आत्माएं पहले भी अटैक कर रही थी। ये जब आपने पर्चा आप रखते हो तो ये कृपा है भोलेनाथ की कि पहले तो आपको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो डरावने सपनों के माध्यम से आपको पता लगता है कि दुष्ट शक्तियां हैं जो कि काल बन करके आपके प्राण को खींच रही हैं, ठीक है। तो पहले पता नहीं लगता था, तो पर्चों से पता लगने लग गया है, इसका अर्थ ये है, ठीक है जी। तो हमारे को करना क्या है, आप साधना सीखिए, जैसे इन बहन को रेकमेंड किया, साधना सीखिए। अगर ये प्रेत बाधा है ना, तो आप देखेंगे हर दूसरे वीडियो के अंदर हम प्रेत बाधा की बात कर रहे होते हैं। आजकल ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, सभी मनुष्यों के अंदर अनफुलफिल्ड डिजायर्स बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हीं अनफुलफिल्ड डिजायर्स के साथ लोग मर रहे हैं और इनकी गति नहीं हो रही, आगे इनके जन्म नहीं हो रहे, ये फंस रहे हैं। और जिनसे इनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, जब फंस जाती है ना आत्मा, तो आगे उसने जन्म लिया या नहीं लिया, उसका फ्रस्ट्रेशन, उसको कार्मिक अकाउंट मेरे को पूरा करना है, उन आत्माओं की तरफ लेकर के जाता है जिन्होंने उनको दुख दिया हो। तो प्रेत बाधा से संबंधित समस्याएं जो हैं, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता चला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं।
इसी के लिए हम कोई ऐसा कर्मकांड नहीं बताते, हमको ये नहीं बोलते कि आपको 1 लाख रुपए की पूजा करवानी पड़ेगी, ये सब हम नहीं बोलते हैं। आप योग साधना सीखिए, भोलेनाथ की शक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारना है और बाबा कैसे पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, इसको सीखिए आप। और इसको सीखना पूरी तरह से निःशुल्क है ना? तो सीखिए। और जो भी आपकी आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट्स हैं, चाहे वो आत्माएं जो जीवित हैं, यानी शरीर है जिनके पास, या मृत आत्माएं हैं जो प्रेत रूप में घूम रही हैं और आपको दुख दे रही हैं, दोनों ही प्रकार की जो आत्माएं हैं, उनसे अपने कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना सीखिए। जैसे जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता चला जाता है, हमारा कर्जा समाप्त होता चला जाता है, उनको दिए हुए दुख के बदले में उनको हम सुख की एनर्जी प्रोवाइड कर पाते हैं। रेलेवेंट सुख की एनर्जी, इसका धन छीना उसको धन की एनर्जी देते हैं, जिनको दुख दिया उनको सुख की एनर्जी देते हैं। इसी प्रकार से रेलेवेंट एनर्जी देकर के जैसे जैसे हमारा कार्मिक अकाउंट सेटल होता चला जाता है, वैसे वैसे जो आत्माएं हैं हमारा पीछा छोड़ती चली जाती हैं। और इन्हीं आत्माओं ने, इन्हीं एनर्जीज ने ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में क्रिएट किए होते हैं। केवल मृत लोगों ने नहीं, जीवित लोग भी होते हैं जिनसे हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, वो ऐसी परिस्थितियां जीवन में उत्पन्न करते हैं कि हमारे जीवन में मनी जैसे फ्लो करनी चाहिए वैसे फ्लो नहीं करती, समृद्धि जैसे फ्लो करनी चाहिए फ्लो नहीं करती, सुख खुशी जैसे फ्लो करनी चाहिए फ्लो नहीं करती। तो एनर्जी को ब्लॉक कर देती हैं ये एनर्जीज जिनसे हमारा कार्मिक अकाउंट। तो कार्मिक अकाउंट को सेटल करना पूरी तरह से निशुल्क है, आप इसको सीख सकते हैं। हमारा ये जो वीडियो है, इसके पिंड कमेंट के अंदर हम एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके साथ सभी से शेयर कर देंगे। अगले 2 दिनों के अंदर कोर्स शुरू होने वाला है, फ्री मेडिटेशन कोर्स, जिसके माध्यम से आप भोलेनाथ से कनेक्ट करना सीख सकते हैं। उनके अलग अलग स्वरूपों की शक्ति क्या है, किस शक्ति से किस प्रकार का कल्याण किया जा सकता है, ये सब आप पूरी तरह से निशुल्क सीख सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन को परिवर्तित कर पाएंगे, अपने कार्मिक अकाउंट्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। इसी शुभ इच्छा के साथ जो है ये हमने वीडियो बनाया है। तो हम ऐसा आशा करते हैं कि इससे आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।